अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। हमने नेशनल इंडिकेट का कोर्स शुरू किया हुआ है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिससे अक्सर हमारे स्टूडेंट गिला करते हैं, डरते हैं अक्सर इस टॉपिक से। तो आज हम इसको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हमारा 2 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। पहले वीडियो में हम पहले 2 क्वांटम नंबर, जबकि दूसरी वीडियो में हम 3rd and 4th क्वांटम नंबर और साथ में हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी चलो शुरुआत करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स एक्चुअली आपके पास कांस्टेंट होते हैं, जो कि ये 4 कांस्टेंट है, एंड दे कैन गिव यू द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आज हमने घूमना है, किसके पीछे घूमना है? हमने आज इलेक्ट्रॉन के पीछे घूमना है, इलेक्ट्रॉन को आज तलाश करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, जो कि क्वांटम नंबर हमें कंप्लीट एड्रेस देगा इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, कंप्लीट एड्रेस से मेरा क्या मतलब है? इन अ टर्म ऑफ इट्स एनर्जी, इन अ टर्म ऑफ द शेप, in a term of the direction or orientation of the orbitals, in a term of the spin of the electrons। यानी ये हमें completely इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और ये 4 कांस्टेंट है। हाउ मेनी कांस्टेंट? These are the 4 constant। So these are the constant which fully describe the electron in an atom in a term of energy, in a term of shape, direction or orientation, and spin of electron cloud around the nucleus are known as quantum numbers। ठीक है, या quantum numbers are the address of electron। quantum number actually आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है। ठीक है, आज इलेक्ट्रॉन को हम तलाश करेंगे और इलेक्ट्रॉन का खोज निकालेंगे कि वो कहां पर मौजूद होता है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, सो क्वांटम नंबर्स आर द 4 कांस्टेंट दैट कैन गिव अस complete address or complete information about electron present in an atom। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कितने क्वांटम नंबर हैं? तो क्वांटम नंबर आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स और 4 कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहां पर है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, यहां ये जो 3 है, इनको मैंने यहां एक जगह पे क्यों रखा है और ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं, जबकि इसको मैंने यहां क्यों रखा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने क्वांटम नंबर है। देयर आर 4 क्वांटम नंबर, जिनमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पिन क्वांटम नंबर। एंड दिस क्वांटम number will give you a complete information about electron present in a atom। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहां पर खुश क्यों है, इस पर बात कर देते हैं, और इसको यहां अलग क्यों रखा गया है, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपके पास बैकग्राउंड ऑफ क्वांटम नंबर की बात आ जाए तो आपने 3 साइंटिस्ट के नाम अपने माइंड में रखने हैं। थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन में उसका एक्सप्लेन कर देता हूं कि इनका कंट्रीब्यूशन किया है, फिर आगे जाके हम क्वांटम नंबर्स पे बात कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड के लिए इसको देख रहे हैं, बिल्कुल आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको यहां तरतीब से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तरीका वारदात आज बहुत सिंपल है और सिंपल आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ देते हैं कि आपके पास जब भी क्वांटम नंबर की बात आएगी तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए हाइजेनबर्ग, फिर उसके बाद डी ब्रॉगली, और फिर उसके बाद जो है वो है आपके पास श्रोडिंगर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो इतने स्मॉल मास का है और इतनी स्पीड से मूवमेंट करता है, तो उनका पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम आप मालूम नहीं कर सकते हैं। ये श्रोडिंगर ने कहा था। तो श्रोडिंगर की इस आइडिया को माइंड में रखते हुए फिर इसके बाद डी ब्रॉगली आया। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर लाइट एक्ट कर सकता है एज अ पार्टिकल, सो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन आल्सो एक्ट एज अ वेव, और उसने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दे दिया। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उसके बाद आ गया है श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया था जो कि मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में उससे डिस्कस किया जाता है। और इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए उसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन से हमारे पास पहले 3 क्वांटम नंबर आए हैं,
जो कि बहुत खुश थे। ये 3 क्वांटम नंबर जो आपके पास हैं, ये 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एक्चुअली कहां से आए हैं? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन से यहां पर ये 3 क्वांटम नंबर आ चुके हैं, ठीक है। और इन 3 क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर ने डिराइव नहीं किया है, ये आवर साइंटिस्ट ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मैथमेटिकल डिराइवेशन से इनको अखज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, दीज नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ Schrodinger. These number are derived from the mathematical solution of what? Mathematical solution of the Schrodinger equation for hydrogen atom, except कौन से क्वांटम नंबर के? Except स्पिन क्वांटम नंबर विच वाज डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली। इसलिए तो मेरे पहले स्लाइड में वो इंडिपेंडेंटली वहां पढ़ा भी था, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मैथमेटिकल डिराइवेशन से, वो नहीं आया है। सो आपके पास ये एक एमसीक्यूज बनता है, और एमसीक्यूज ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली, तो आपके पास कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर है। या अगर वो एमसीक्यूज का स्टेटमेंट बदल दे तो इसके साथ कि विच आर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सो ये 3 क्वांटम नंबर जो है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव हो चुके हैं। ये एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक बात करता चला जाऊं, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम मैंने क्यों लिखा है? इसको तो जनरली हम पहचान लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन मैंने फॉर हाइड्रोजन एटम इसलिए लिखा है क्योंकि जितने भी यहां पर इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए होते हैं। दैट्स वाई मैंने यहां पर थोड़ा सा टच देने के लिए मैंने हाइड्रोजन एटम लिखा है, फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, मैं इसको याद करूंगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। अच्छा, ये आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, शेल होता है, फिर उसके बाद सब शेल होता है, फिर उसके बाद सब शेल या ऑर्बिटल होता है। तो स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ये आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या ये आपको मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट है यहां पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बोहर ने। मैंने पहले कहा आया कहां से है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। किसने इसको डिराइव किया है? बोहर ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, ये रिप्रेजेंट होता है किस चीज से? रिप्रेजेंट होता है स्मॉल n से रिप्रेजेंट होता है, और हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो हो गई फर्स्ट, यानी 1 फर्स्ट शेल के लिए, 2 फॉर अ सेकंड शेल, 3 फॉर अ थर्ड शेल, 4 फॉर अ फोर्थ शेल एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू इसको दे दिया है, इसको अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, K L M N एंड सो ऑन, Q तक हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हमारे पास n जो है, दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली द नंबर ऑफ मेन एनर्जी लेवल, यानी अगर 1 होगा तो पहला एनर्जी लेवल या शेल होगा, यानी यहां पर एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल से मेरा मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? मेरा मतलब है शेल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आपके सामने आ चुका है, आपको आज इंफॉर्मेशन मिलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, किसके बारे में? ये जो आपको सर्कल की फॉर्म में नजर आ रहा है, मेन एनर्जी लेवल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, और इससे हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहां पर एक एमसीक्यूज आ चुका है, और एमसीक्यूज बड़ा सिंपल सा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, अगर इलेक्ट्रॉन उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो बताइएगा ये कौन से शेल में प्रेजेंट होगा? तो कौन से शेल में प्रेजेंट होगा? आप लोगों को पता है, अगर 2 है यानी L भी ऑप्शन में आ सकता है, या सेकंड शेल, आप इसको सेकंड शेल में
इसको तलाश करेंगे। सो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज था। चलो आगे चलते हैं और अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको आप लोगों ने मेरे साथ गौर से सीखना है। चलो जी चलते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा तो कौन आपको इंफॉर्मेशन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वियर, शेल में, सब शेल में या ऑर्बिट में? तो जवाब दीजिएगा कहां? शेल में। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, यानी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन शेल में कहां पर है तो आपको इंफॉर्मेशन देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके लिए हम फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला जो है वो बड़ा सिंपल सा है। फार्मूला हमारे पास आ चुका है, R is equal to n square divided by z multiplied by 0.529 angstrom। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप लोगों ने कहां पे पढ़ा हुआ है? ये फार्मूला आप लोगों ने डिराइवेशन ऑफ द रेडियस फ्रॉम द बोहर एटॉमिक मॉडल, वहां से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहां पर थोड़ी सी आप लोगों ने एक चीज को देखना है एमसीक्यूज के लिए कि R और Z के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है। Z मींस एटॉमिक नंबर, सबको पता है। इसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ हीलियम आयन। हीलियम आयन मैंने बना दिया है, यानी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बताइएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा? तो ये है आपके पास न्यूक्लियस, यहां पर है आर रेडियस, आर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहां पर आर जो है वो डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन है जेड के साथ। Z है एटॉमिक नंबर। तो बताइएगा Z फॉर हाइड्रोजन कितना है? Z फॉर हाइड्रोजन जो है वो है 1, वाइल Z फॉर द हीलियम जो है वो है 2। जितना Z ज्यादा होगा उतना R कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन आर नियर टू द न्यूक्लियस इन अ केस ऑफ हीलियम। वैसे भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? देखो, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो वो तो करीब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इतने ज्यादा शिद्दत से नहीं खींचेगा, तो वो दूर पड़ा रहेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ n के साथ इसका रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, यानी n के साथ इसका कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उतना आपके पास रेडियस बढ़ेगा। सो ये आपके पास क्या है? अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। आपके पास रेडियस मालूम हो गया तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम हो सकता है। सो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा वो क्या देगा? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। और इसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ शेल। स्टूडेंट, जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये पॉइंट्स आपने अपने साथ नोट करने हैं। सो पहला यही इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। आसान है ना? चलो जी आगे चलते हैं। इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। कहां इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताएगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपको बताएगा जब वो शेल के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला आ चुका है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये माइनस डियर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस माइनस को आपने यहां पर गौर से देखना है। माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1312 किलो जूल पर मोल। 1312 मैंने बोल दिया है, 1312 मींस 1312 किलो जूल पर मोल। हमारा याद करने का तरीका यह है कि 1312, मेरा नहीं, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपसे जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सबसे पहला एमसीक्यूज यह है कि एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर देखें तो ये रिलेशन जो है ई का रिलेशन जो है वो लग तो रहा है कि इनवर्स है, लेकिन यहां माइनस साइन की वजह से ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर सीधा आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि बिटवीन द ई, एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दरमियान कौन सा रिलेशन है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n के दरमियान लग तो रहा है इक्वेशन से कि इनवर्स रिलेशन है, लेकिन यहां माइनस साइन की वजह से ये रिलेशन कौन सा बन जाता है? ये रिलेशन डायरेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। ये 1 तो यहां पर कांस्टेंट है,
1 तो यहां पे कांस्टेंट है। अब 1 को मैं एक मर्तबा डिवाइड कर देता हूं 2 से, और दूसरी मर्तबा इस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से। ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसके सामने भी माइनस है और इसके सामने भी माइनस है। अब ये 1 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा और 1 जो है वो 5 पे डिवाइड होगा। इनमें से किससे स्मॉल वैल्यू आएगी? स्मॉल वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 से आएगी, और जब स्मॉल वैल्यू नेगेटिव में होती है तो एक्चुअली उसको हम लार्ज कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहां पर रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है। समझ आ चुका है? यानी जब भी n इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि जितना आपके पास शेल का नंबर बढ़ेगा उतना ही एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे शेल में मौजूद है, बताइएगा कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी? तो कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी? जो n की वैल्यू ज्यादा रखता हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा रिलेशन आपका है z के साथ। अब z के साथ इसका कौन सा रिलेशन है? लग तो रहा है कि z के साथ इसका कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। z के साथ इसका कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन माइनस की वजह से z के साथ इसका एक्चुअली रिलेशनशिप कौन सा है? एक्चुअली रिलेशनशिप z के साथ जो है वो क्या है? इनवर्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा z होगा उतना कम एनर्जी होगी, यानी जितनी ज्यादा z बढ़ रहा है तो एनर्जी कम होगी। इनके साथ एक्चुअली लग रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, बट डायरेक्ट नहीं है। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ये दो पॉइंट्स आपने यहां पर सीखने हैं। और ये दूसरा इंफॉर्मेशन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। यानी सबसे पहला कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा हम कौन सा पढ़ चुके हैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से ये दो पॉइंट्स आपने बस अपने माइंड में रखने हैं एमसीक्यूज के लिए, बाकी इनमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस भी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर। इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कौन सा रिलेशन है, या एनर्जी और एटॉमिक नंबर में कौन सा रिलेशन है। प्लीज इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले इंफॉर्मेशन के तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो जी आगे चलते हैं, और वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको तीसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो दे रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। स्टूडेंट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन हो रहा है हर एक के साथ एक एक फार्मूला आ रहा है, तो आपने जस्ट सिंपली उस फार्मूले को याद करना है। अच्छा, अगला इस केस के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n²। अगर आपने किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं तो आपने जस्ट इस फार्मूले का यूज करना है। और यहां पर n रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को n रिप्रेजेंट करता है? n एक्चुअली रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 है, द वैल्यू ऑफ n इज 1। n की वैल्यू 1 है तो बताइएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, n की वैल्यू अगर 1 है तो ये के शेल है या ये फर्स्ट शेल है? ठीक है, ओके जी। यानी मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो कैसे मुझे पता चलेगा? मैं जस्ट इस फार्मूले का यूज करूंगा, तो फार्मूले का यूज हो जाएगा 2 इंटू n की जगह 1 पुट कर लेंगे, स्क्वायर विल बी इक्वल टू द 2। यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये है फार्मूला इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी मालूम कर सकते हैं, आप थर्ड के लिए भी मालूम कर सकते हैं, और सब के लिए आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कभी कभी बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज आता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। सो मेरे साथ एक मर्तबा रिपीट कीजिएगा, 2n²। 2n² is used in order to find out number of electron present in a shell। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहां पर आपके पास आ चुका है एनर्जी लेवल है या शेल्स हैं। सबसे पहले में 2 मौजूद होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी फार्मूला से हम मालूम कर सकते हैं KLM या फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड सो ऑन। यहां पर है फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल, और इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ चुके हैं। इनसे आप स्क्रीनशॉट निकालें, घर में इस पर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। तीसरा इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुका है। चौथा इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स,
आपने प्लीज अपने साथ नोट करना है, ये बहुत सारे बुक्स में नहीं होता है। सो फार्मूला जो है v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द 2.18 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 8। यहां पर हम थोड़ा सा आपके लिए करेक्शन करते चले जाएं, ये 8 जो है ये 8 यहां पावर में है, 10 रेज़ टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और z डिवाइडेड बाई n, ये फार्मूला है। एक मतलब मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द 2.18 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 8 cm पर सेकेंड z डिवाइडेड बाई n, ये मेरे पास फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स इससे कैसे एमसीक्यूज आता है? सबसे पहले तो आपसे वेलोसिटी और शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दरमियान रिलेशन पूछा जा सकता है। तो इक्वेशन से जाहिर है कि रिलेशन कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है, यानी जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी घटेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए पहला। अच्छा, दूसरा रिलेशन किसके साथ है? दूसरा रिलेशन है z के साथ, जो कि वो कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है, जितना z बढ़ेगा उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी, उतनी ही वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम यहां पर एक और एमसीक्यूज करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन किया गया, ये एमसीक्यूज आप जरा अपने साथ अभी नोटबुक पर नोट किया करें, अपने सामने नोटबुक रखिएगा, अपने साथ पेंसिल रखिएगा, क्योंकि सारे एमसीक्यूज मैंने लिखे नहीं है लेकिन मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये मेरा है पहला शेल और ये मेरा है तीसरा शेल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में घूम रहा है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे शेल में घूम रहा है। एमसीक्यूज को गौर से सुनिएगा, बताइएगा कौन से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये सवाल किया गया है। सवाल किया है, दोबारा सुनिएगा। एमसीक्यूज ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ फर्स्ट शेल, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में मूव कर रहा है, बताइएगा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बात वेलोसिटी की चल रही है, आपने काइनेटिक का एमसीक्यूज यहां पर क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या कम? कम होगी। तो इट मींस जितना n बढ़ेगा उतना वेलोसिटी घटेगी, जितनी वेलोसिटी घटेगी उतनी कौन घटेगा? काइनेटिक एनर्जी। प्लीज ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट शेल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है या थर्ड शेल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जबकि थर्ड शेल में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने तो गलत किया हमें। कैसे? सर जहां शेल नंबर ज्यादा होता है वहां एनर्जी ज्यादा होती है। जी मान लेते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी यहां ज्यादा होगी, यानी टी टोटल विल बी मोर इन अ थर्ड शेल। सो टी टोटल किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहां पर थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी, मान लेता हूं, लेकिन थर्ड शेल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो फिर उसकी टोटल एनर्जी क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है। जितनी काइनेटिक एनर्जी घट चुकी है ना, उसके मुकाबले में पोटेंशियल एनर्जी कई गुना ज्यादा हो चुकी है। दैट्स व्हाई देयर सम इंक्रीज। सो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देता है। आपके सामने फार्मूला है। अब जितना आपके सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है उतनी वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, अब यहां पर वेलोसिटी जितनी कम होगी उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आप कभी कभी स्टूडेंट टोटल एनर्जी की तरफ माइंड को लेकर जाते हैं कि सर जितना n बढ़ता है उतना तो टोटल एनर्जी बढ़ती है। अब भी पढ़ लिया है। तो टोटल एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहां पोटेंशियल एनर्जी हद से बढ़कर बढ़ती है। क्या होता है? हद से बढ़कर बढ़ती है। और जब कोई चीज हद से बढ़कर होता है तो ये छोटी सी डिक्रीज उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई टोटल एनर्जी विल बी मोर ओवर हियर व्हाइल द टोटल एनर्जी विल बी लेस ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर ओवर हियर व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस ओवर हियर।
ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप लोग इसको पिक कर चुके होंगे, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे चलते हैं कि फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या मिलने वाला है। चलो लेट्स सी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। पांचवा जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या इन अ शेल और इन अ मेन एनर्जी लेवल। मैं तीनों वर्ड्स को बार बार यूज कर रहा हूं, कभी मेन एनर्जी लेवल, कभी शेल का वर्ड, तो कभी ऑर्बिट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। स्टूडेंट इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला यहां पर आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल में बताया हुआ है। बोहर एटॉमिक मॉडल के जब मैं पोस्टुलेट्स पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बता चुका हूं कि एम VR angular momentum will be equal to the NH divided by 2 pi। Here N किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? N रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। H जो है ये प्लैंक्स क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस पर भी मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बात कर चुका हूं और इसकी वैल्यू भी मैंने लिखा है आप लोगों के सामने। स्टूडेंट्स कभी कभी सीधा साधा MCQs आता है कि व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ सेकंड ऑर्बिट, if electron is present in a third orbit, if electron is present in a fourth orbit। तो यहां पर आप n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये सिंपल सा फार्मूला, इस पर हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में, और यही आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी यहां इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। सो फिफ्थ वन जरा सा मेरे साथ एक मरतबा रिपीट कीजिएगा। फिफ्थ इंफॉर्मेशन जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिल रहा है वो कौन सा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, और फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है एजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने किस किस चीज को याद रखना है। सबसे पहला, ये रिप्रेजेंट किस चीज से होता है। दूसरा, ये आपको इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देगा? शेल के बारे में देगा। तीसरा, ये आपको क्या बताएगा? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। ये आपको क्या बताएगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। ये आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। ये आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। यही पॉइंट्स आपने बस याद करने हैं। आप अगर बोर्ड में भी जाते हैं या आप कहीं एंट्री टेस्ट में बैठ रहे होते हैं, यही पॉइंट्स और फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और सारे कंसेप्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं। स्टूडेंट कभी कभी यहां पर एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं देता है, यानी साइज ऑफ अ शेल, साइज ऑफ अ शेल। यानी फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जबकि यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। क्या ये हमें साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद इसके बारे में सोचें, लेकिन थोड़ा सा बताता चला जाऊं, हाँ ये हमें साइज ऑफ अ शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितना n इंक्रीज होता है उतना साइज ऑफ अ शेल इंक्रीज होता है। सो ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरफ, मेरे साथ रहिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर के कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लेट्स मूव टुवर्ड द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखना है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर कहां से आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़ाए हैं, वहां पर मैंने एक डिफेक्ट पढ़ाया था कि ये जो लाइन ऑब्टेन होता था, स्पेक्ट्रल लाइन इन अ बोहर एटॉमिक मॉडल, उसको जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से देखा गया तो फर्दर शार्प लाइंस में कन्वर्ट हो रहा था। किस चीज में कन्वर्ट हो रहा था? फर्दर शार्प लाइंस, फाइन शार्प लाइंस वहां ऑब्टेन्ड हो रहे थे जब एब्जॉर्ब किया गया हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से। ठीक है, एक्चुअली ये शार्प लाइंस क्या थे? अब शेल की तो बात हो चुकी है, शेल की तो बात हो चुकी है जिसके बारे में हमें बोहर ने इंफॉर्मेशन दी है। अब वो जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन में जो शार्प लाइंस आ रहे थे ना, ये एक्चुअली किस चीज की वजह से? ये एक्चुअली सब शेल की वजह से है। किस चीज की वजह से? सब शेल की वजह से, और यही से एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है, और यही से एजीमुथल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट शुरू होता है। सो अगर किसी ने पूछा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट कहां से शुरू होता है, तो आपने डायरेक्ट जाना है कि जब हमने स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम बोहर का जब हमने उससे एब्जॉर्ब किया हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए से, तो फाइन लाइंस में डिवाइड हो रहा था। ये एक्चुअली फाइन लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यही से एजीमुथल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट कहां से आ चुका है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स,
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय समरफील्ड। एंगुलर क्वांटम नंबर जो है उनको समरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। आया कहां से है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मैथमेटिकल सॉल्यूशन से आया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। Azimuthal quantum number are also called secondary quantum number, subsidiary quantum number, angular momentum quantum number, orbital shape quantum number। ये नेम्स आपको पता होना चाहिए। इससे एमसीक्यूज बन सकता है कि द azimuthal quantum number are also called is। तो आपको पता होना चाहिए कि azimuthal quantum number को सेकेंडरी यानी दूसरा, सब्सिडरी सेकेंडरी से रिलेटेड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, या ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर इसको भी कहा जाता है। ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर पर थोड़ी सी बात करते हैं जब उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट किस चीज से होता है? ये रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एल के जरिए से। किस चीज के जरिए से रिप्रेजेंट होता है? स्मॉल एल के जरिए से रिप्रेजेंट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एल। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल इन अ शेल। स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होता है? आपके पास शेल होता है। डियर स्टूडेंट, शेल की बात हो चुकी है, शेल का सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब किसकी बारी है? सब शेल की। अच्छा, हम किसके पीछे घूम रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन के पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर, चलो मैं बैठा हुआ हूं कमरे के अंदर, अब आप घर तक आ चुके हैं, मुझे ढूंढते ढूंढते आप घर तक आ चुके हैं, घर की इंफॉर्मेशन आपको सारे के सारे मिल चुके हैं। अब इसके बाद आपने कमरे में आना है, क्योंकि मैं कमरे के अंदर बैठा हूं, यानी बात शुरू होगी तो किस चीज की बात शुरू होगी? सब शेल की बात शुरू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो आपको इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एल, आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भूल जाइएगा, उसको छोड़े। अभी हमारा डिस्कशन होगा, किस चीज का डिस्कशन होगा? सब शेल का डिस्कशन होगा। सो द एज़िमुथल क्वांटम नंबर that is represented by L will give us information about the subshell, will give us information about the subshell। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आपने इन चीजों को मेरे साथ जरा सा सीखना है और मेरे साथ रिपीट करना है। अगर आपके पास L की वैल्यू 0 आ रही है तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? ये रिप्रेजेंट करता है, ये S सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? S सबशेल को। अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो ये P सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर L की वैल्यू 2 आ रही है सो D सबशेल, L की वैल्यू 4 है तो F सबशेल, L की वैल्यू नहीं, यहां पर L की वैल्यू 4 है तो G सबशेल, L की वैल्यू 3 है तो F सबशेल। ठीक है, थोड़ी सी तरतीब में गलती आ चुकी है बट इट्स ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास L की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो ये S सबशेल है। अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो P सबशेल है। अगर L की वैल्यू 2 आ रही है तो कौन सा सबशेल है? D सबशेल है। अगर L की वैल्यू 3 आ रही है तो F सबशेल है। अगर L की वैल्यू 4 आ रही है तो कौन सा सबशेल है? G सबशेल है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने मेरे साथ आज सीखना है। स्टूडेंट्स, S स्टैंड फॉर शार्प। S किस चीज के लिए स्टैंड होता है? शार्प। P stand for principal, D stand for diffused and F stand for fundamental। मैं इन तीनों को रिपीट करता हूं, आप लिखिएगा अपने साथ। S stand for sharp, P stand for principal, D stand for diffused, while F stand for fundamental। स्टूडेंट्स, ये जो चार आपके पास सब शेल हैं, इनको जो नेम गिवन है, मेरे साथ इस एमसीक्यूज को प्लीज सीखिएगा। ये जो नेम इसको गिवन है, ये कहां से गिवन है? दीज आर एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है जो आपके पास वहां पर फाइन लाइंस, शार्प लाइंस जो आपके पास वहां ऑब्टेन्ड होते थे ना, जब आप बोहर के स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखते थे तो वहां जो हमारे पास शार्प लाइंस आते थे, ये टर्म्स एक्चुअली वहां से लिए गए हैं। सो S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल। ये 5 टर्म्स जो हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। और इसके बाद जितने भी सबशेल है, यानी F सबशेल है, इसके बाद F के बाद G है, G के बाद H है एंड सो ऑन। ये नेम जस्ट इनको अल्फाबेटिकली गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ये नेम किसके बुनियाद पर गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि S स्टैंड फॉर शार्प, दोबारा से दोहरा देता हूं, प्रिंसिपल, diffused and fundamental,
एंड दीज टर्म आर एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। इसके बाद एफ जी है, एच है, ये सारे के सारे जो नेम्स गिवन है ये जस्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये नेम्स गिवन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, लेकिन ये वैल्यूज आपको बिल्कुल यकदम याद होनी चाहिए क्योंकि यही वैल्यूज आपका बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर। सो प्लीज इन वैल्यू को अपने साथ नोट कीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इज़मुतल क्वांटम नंबर फॉर डी सबशेल, तो आपको पता होना चाहिए 2। सही है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इज़मुतल क्वांटम नंबर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी पानी पी लेता हूं, आप लोग इसको देखते रहें और फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होते हैं? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इज़मुतल क्वांटम नंबर। चलो जी, आपको सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिलेगा नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। यानी स्टूडेंट्स, ये आपको सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब एक शेल जो है उसके अंदर कितने सबशेल मौजूद है, ये आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम द इज़मुतल क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा, फार्मूला उसके लिए आपने क्या नोट करना है? L विल बी इक्वल टू द 0 से लेकर n-1 तक। इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट शेल है आपके पास, पहला शेल है, बताइएगा पहला शेल जो है इसके अंदर कितने सब शेल होंगे? कितने सब शेल होंगे इस फार्मूला में पुट करेंगे, यानी 0 से लेकर 0 टू n-1, 0 टू n की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि पहले शेल की बात हो रही है, -1, तो 0 टू ये आपस में कैंसल, 0 टू 0, 0 टू 0 एक्चुअली क्या होता है? 0 टू 0 एक्चुअली 0 होता है। तो इस 0 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर L की वैल्यू 0 आ चुकी है तो बता दो क्या मतलब है। अभी बता दिया है कि अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब है कि यहां S सब शेल मौजूद है। अभी बताया है, अभी बता दिया है मैंने आप लोगों को कि L की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सब शेल मौजूद है? S सब शेल मौजूद है। सो यहां पर हमारे पास जो L की वैल्यू 0 आ रही है तो इट मींस कि पहले शेल में कितने सब शेल है? पहले शेल में एक सब शेल है। कितने सब शेल है? एक सब शेल है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है S। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि पहले शेल में एक सब शेल है S। अच्छा, ये कौन सा सब शेल है? कौन से शेल का है? पहले शेल का है, तो मैं इसको लिखता हूं 1s। चलो आगे चलते हैं, सेकंड पर अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट, 0 से लेकर 0 टू n-1, सो 0 टू n की वैल्यू अब कितनी होगी सेकंड के लिए? n की वैल्यू 2 होगी, सो 2-1, सो 0 टू 1, यानी यहां पर आप दो वैल्यूज आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। आप जरा सा गौर करें, यहां पर आप 2 वैल्यूज आ चुके हैं, 0 भी आ चुका है और 1 भी आ चुका है। इट मींस कि सेकंड शेल के अंदर कितने सब शेल मौजूद है? सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल मौजूद है। और कौन कौन है? यहां L की वैल्यू को देखो, L की वैल्यू जब 0 होगा तो कौन मौजूद होगा? S। अच्छा, L की वैल्यू जब 1 होगी तो कौन मौजूद होगा? P। सो स्टूडेंट्स, यहां पर कौन कौन मौजूद है? S भी मौजूद है और P भी मौजूद है। सब शेल है ये। किसके अंदर है? सेकंड शेल के अंदर है। और ये कौन सा S है? पहला S तो हो चुका, ये कौन से शेल का S है? ये सेकंड का S है, तो हम यहां पर 2S लिख लेंगे और यहां पर 2P लिख लेंगे। सिमिलरली थर्ड में भी हम मालूम कर सकते हैं, फोर्थ में भी हम मालूम कर सकते हैं। आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लें, लेकिन मैं यहाँ आप लोग को एक शॉर्ट सा ट्रिक बता देता हूं जो कि अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि बताइएगा थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल मौजूद होंगे, फोर्थ शेल के अंदर कितने सब शेल मौजूद होंगे। यही एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। सो इसका आसान सा शॉर्ट ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ सब शेल इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट शेल। फॉर एग्जाम्पल, पहले शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1, तो इसमें कितने सब शेल हैं? 1। दूसरे का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2, तो इसमें कितने सब शेल हैं? S और P, 2। तो तीसरे में कितने सब शेल मौजूद होंगे? 3। चौथे में कितने सब शेल मौजूद होंगे? 4। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें
कि 6 शेल के अंदर बताइएगा कितने सब शेल होंगे, तो आपने डायरेक्ट आंसर देना है 6। सो नोट कीजिएगा, द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ दैट शेल। यानी जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो, आपसे कहा गया है कि 7th शेल में कितने सब शेल मौजूद होंगे, 7 सब शेल मौजूद होंगे। बस ये शॉर्ट ट्रिक है, ये अपने साथ एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। कोई भी आपसे एमसीक्यूज पूछे, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ दैट शेल। बस बात खत्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं। ये पहला इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे चलते हैं कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और मिल रहे हैं, लेट्स सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। तो सबशेल आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट्स, एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है एंड एफ सबशेल है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एल की वैल्यू कितनी है, यहां पर एल की वैल्यू है 0, पी के लिए एल की वैल्यू है 1, डी के लिए एल की वैल्यू है 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये सबशेल है हमारे पास, ये इसकी एल की वैल्यू है। बताइएगा पहले एस सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फार्मूला ऊपर गिवन है 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2l प्लस 1। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी एमसीक्यूज में आता है, तो अपने फार्मूले को याद करना है। मेरे साथ एक मरतबा रिपीट करें, 2 इंटू 2l प्लस 1। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं पहले शेल, यानी पहले नहीं, एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 2, अच्छा एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 0 है, मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1। सो आपके पास आ जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू द 2, यानी एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, ओके। चलो पी के लिए मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पी के लिए एल की वैल्यू कितना है, 1 है। अगर इसी फार्मूला में हम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, यहां पर हम लिख लेंगे 1 प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करें, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत ज्यादा शार्प होंगे, मुझसे ज्यादा शार्प होंगे, मैं थोड़ा सा नालायक टाइप का हूं मैथमेटिक्स में, लेकिन इससे वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। सो पी सबशेल के अंदर डियर स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि फिर ये खफा हो जाएगा कि मुझ में 6 इलेक्ट्रॉन है और आपने कलर चेंज नहीं किया है। सो एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हम इसको किस तरह से याद रखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने याद करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। बस इसके बाद आप 4 को ऐड करो, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18। ये फार्मूला अगर आप अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। बस पहले सबशेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी इनके साथ आप 4 ऐड करें तो यही इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, और आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इस फार्मूले के जरिए से, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ चुका है, इससे स्क्रीनशॉट निकालिएगा और आगे चलते हैं, देखते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को तलाश करने में हमारा और क्या क्या हेल्प कर सकता है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इसको मैं डिटरमाइन कर चुका हूं, इट डिटरमाइंस एनर्जी इन अ सबशेल। अच्छा ये क्या है, एनर्जी इन अ सबशेल, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबशेल में मौजूद है और उस सबशेल की एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी इन अ सबशेल कैन बी डिटरमाइंड बाय अ फार्मूला n प्लस एल, n प्लस एल। फॉर एग्जांपल आपके पास है 4s, ये एक सबशेल है, और दूसरा है 3d, ये भी सबशेल है। बताइएगा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां पर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर आपका हेल्प कर सकता है, यानी 4, n की वैल्यू यहां पर 4 है, प्लस s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, अभी बताया, आपको भूलना नहीं है,
आपको याद होना चाहिए कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। सो 0 विल बी इक्वल टू द 4, यानी यहां पर n प्लस l वैल्यू फॉर दिस सबशेल कितना आ रहा है 4, जबकि यहां पर 3 प्लस स्टूडेंट्स d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। सो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 विल बी इक्वल टू द 5। तो स्टूडेंट्स 3d के लिए n प्लस l वैल्यू 5 है, जबकि 4s के लिए n प्लस l वैल्यू 4 है। बताइएगा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट जिसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, या जिसकी n प्लस l वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। सो आपको इट्स डिटरमाइन एनर्जी इन अ सबशेल, ये आपको सबशेल के एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं, इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे अक्सर बुक में ये फार्मूला नहीं है। सो आपने मेरे साथ इसको आज यहां पर सीखना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में मौजूद है, बताइएगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और फार्मूला क्या है h डिवाइडेड बाई 2 पाई l इंटू l प्लस 1 अंडर द रूट। फार्मूला एक मरतबा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद हो। फार्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, नॉट इन अ शेल, शेल का फार्मूला हो चुका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, इन अ सबशेल तो इसके लिए फार्मूला है h डिवाइडेड बाई 2 पाई l इंटू l प्लस 1 अंडर द रूट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यूज के, बताइएगा इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो आप लोगों को पता है कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर यहां पर l की वैल्यू 0 है तो यहां l की वैल्यू 0 पुट करने से ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो आपके पास ये एमसीक्यूज आ चुका है कि s जोन सा भी s हो, जोन सा भी s हो, आपके पास 2s होगा, आपके पास 3s होगा, आपके पास 4s होगा, यहां एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। अपने नोट्स में डालिएगा कि एंगुलर मोमेंटम फॉर द s सबशेल विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, क्योंकि इसकी l की वैल्यू 0 है और यहां मल्टीप्लिकेशन में l मौजूद है, तो ये पूरे टर्म को क्या कर देता है 0 कर देता है। वो एक बात भी है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो इसकी तो वैसे भी 0 वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पूरा जो टर्म्स है, पूरा जो टर्म है ये 0 बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इससे एमसीक्यूज बन सकता है कि एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये अपने साथ जरा सा स्क्रीनशॉट कीजिएगा, मैं एक एमसीक्यूज इस पे कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसका आंसर मुझे देना है। द एंगुलर मोमेंटम वैल्यू फॉर 5p इज, स्टूडेंट्स इस पर आप लोग जरा सा गौर कीजिएगा कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम वैल्यू फॉर 5p इज, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन है वो 5p सबशेल में घूम रहा है, बताइएगा उसकी एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। जरा सा ट्राई कीजिएगा आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहां पर ट्राई कर देता हूं। एंगुलर मोमेंटम mvr विल बी इक्वल टू द h डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1 होती है। सो 1 इंटू, यहां पर p से l है 1 प्लस 1। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू द h डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहां पर हो जाएगा अंडर द रूट, इन सब को जमा करके यहां पर आ जाएगा 2 और यहां अंडर द रूट 2 आ जाएगा। अब इस ऑप्शन को आप जरा सा तलाश कीजिएगा, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई, पहला ऑप्शन जो है वो है h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई। अच्छा जी, हमारा ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, हमारा ऑप्शन तो h अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई है। दूसरे को देखते हैं, अंडर रूट 2 h डिवाइडेड बाई पाई, नहीं हमारे वाले में 2 है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा 30 h डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा नन ऑफ दिस पर तो एतबार नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसके साथ एक काम कैसे करते हैं, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई है h डिवाइडेड बाई, मुझे पता है सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर नन ऑफ दिस को टेक कर लो, क्यों टेक कर लो, सबर तो कर ले। यहां पर है अंडर रूट 2, मैं एक काम करता हूं, ये जो 2 है ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 2।
यानी ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है दोनों अंडर रूट में है, दिस इज इक्वल टू द 2। अब अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, h डिवाइडेड बाई, यहां पर मैं कर लूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस 2, और यहां पर क्या हो जाएगा पाई, और ऊपर भी अंडर रूट 2 मौजूद है। अगर इन दोनों को मैं ऐसे कैंसिल कर लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई। अब मुझे लग रहा है ये पहले ऑप्शन की तरह है, सो पहला ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे आपको मैथमेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए, आपको इन जैसे एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज को सही सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर नन ऑफ दिस आंसर है, नन ऑफ दिस आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन जो मैंने आप लोगों के सामने प्रूफ किया है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारा एमसीक्यूज का भी वीडियो आ रहा है, उनमें सारे क्वांटम नंबर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर में कोई डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं होगी, इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और आखिरी पॉइंट पर चलते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर खत्म कर देते हैं। आखिरी पॉइंट जो है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चला जाऊं कि सर आप तो ऑर्बिटल तक पहुंच गए, आपने अभी कहा था शेल, शेल के बाद आएंगे सब शेल, और इज़्मुतल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, सब शेल के बारे में। सर आपने तो ऊपर हेडिंग को बदला है, ऑर्बिटल के बारे में आप आ चुके हैं, आप तो ऑर्बिटल पर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट अपने साथ ये चीज याद रखिएगा, इज़्मुतल क्वांटम नंबर विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल, मास सिवाय शेप ऑफ द ऑर्बिटल, क्योंकि शेप सब शेल का नहीं होता है, शेप ऑर्बिटल का होता है। दोबारा से दोहरा लेता हूं, आपके पास इज़्मुतल क्वांटम नंबर आपको सारे के सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा, सब शेप और शेल के बारे में, मास सिवाय शेप, क्योंकि शेप जो होता है वो ऑर्बिटल का होता है, वो सब शेल का नहीं होता है। तो शेप आप लोगों ने जस्ट मेरे साथ याद करने हैं, और फिर आगे जाकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला है एस सब शेल। एस के लिए जो एल की वैल्यू है वो कितना है, 0 है, और ये कैसे होता है, स्फेरिकल होता है, इस पर मैं बात कर चुका हूं शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स में। ठीक है, पी जो होता है इसके लिए एल की वैल्यू 1 है, और इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है, वो डम्बल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास डी जो ऑर्बिटल है उसका शेप जो होता है वो कैसे होता है, डबल डम्बल, और यहाँ एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, और इसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है, कैसा शेप होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है। बस सिंपल आप इसको इतना याद रखिएगा कि एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पी का जो शेप होता है वो कैसे होता है, वो डंबल की तरह होता है, जबकि डी का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है, और यहां पर आपके पास एफ का जो शेप होता है वो कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है। बस आप जस्ट इसको इतना याद रखिएगा। ये याद रखें कि पी में 2 लूप्स होते हैं, जबकि डी में 4 लूप्स होते हैं, 1 2 3 4, और यहां पर ये 2 फोल्डेड स्ट्रक्चर शेप होता है, जबकि डी जो होता है वो 4 फोल्डेड होता है, जबकि एफ जो होता है ये 8 फोल्डेड शेप होता है इसका। बस इतना याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह इज़्मुतल क्वांटम नंबर में हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह शेप को इज़्मुतल क्वांटम नंबर में कंसेप्चुअली समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको फुल एमडीकेट कोर्स चाहिए तो आप अलहम्द कोचिंग एकेडमी के इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको फुल नेशनल एमडीकेट का कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो 2 क्वांटम नंबर रह चुके हैं उनके और साथ में एमसीक्यूज के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।